नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। आज हम आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा यूपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन आपको देंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। जिन भी बच्चों का यूपी टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम है, जो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो अत्यंत उपयोगी होगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी और जितने भी साइंस लेक्चरर के एग्ज़ाम होते हैं सभी में प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर करने अत्यंत आवश्यक हैं। ये वीडियो यूपी जीआईसी एग्ज़ाम, यूपी जूनियर एडेड परीक्षा, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी और सभी एग्ज़ाम जिनमें साइंस पूछा जाता है सबके लिए उपयोगी होगी। कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें। पहला प्रश्न है, किसी धातु का कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस धातु की सतह से कौन सा विकिरण प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करेगा? जो धातु का कार्यफलन होता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन हमेशा उससे ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ऊर्जा के विकिरण का मान कार्यफलन से हमेशा ज़्यादा होता है। तो दिए गए 3 ऑप्शन अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन में 0.5, 0.1, 0.8 तीनों ऑप्शन में जो वैल्यू दी गई है वो 1 से कम है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि धातु की सतह से इससे कम ऊर्जा का विकिरण प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा, केवल स्थिर आयन ही पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं। अगला प्रश्न है, पावर सप्लाई परिपथ में डायोड का प्रयोग होता है। पावर सप्लाई परिपथ में डायोड का प्रयोग तरंग दिष्टकारी के रूप में होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, केशिका नली में किसी द्रव का चढ़ना किसके कारण होता है? केशिका नली में किसी द्रव का चढ़ना या गिरना केवल एक कारण है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव ही वह परिघटना है जिसके कारण केशिका नली में कोई द्रव ऊपर चढ़ता है या नीचे गिरता है। अगला प्रश्न है, इन तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है। वाष्पीकरण एक सतह प्रक्रिया है। ताप बढ़ने के साथ साथ वायुदाब घटता है। वाष्पदाब घटता है। किसी विलयन का वाष्पदाब हमेशा विलायक के वाष्पदाब से कम होता है। इसमें यदि हम देखें तो बोयल का नियम आप सभी ने पढ़ा होगा। क्या कहता है? PV = RT। PV = RT, अर्थात यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ साथ वाष्पदाब भी बढ़ता है, क्योंकि ये एक दोनों के प्रोपोर्शनल हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें सही नहीं पूछा है। ताप बढ़ने के साथ साथ वाष्पदाब बढ़ता है, घटता नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का अणुभार बढ़ने के साथ साथ उसकी श्यानतः। ये प्रश्न आयोग द्वारा हटा दिया गया था। ये प्रश्न अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसलिए इसको हम काट देते हैं। ऑप्शन नंबर 6 हमने कट कर दिया है। अगला प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की इकाई है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है 1/2 F/L। तो हमारा आंसर होगा, L का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। तो L अपॉन में है तो उसका आंसर होगा सेंटीमीटर इन्वर्स, डायन सेंटीमीटर इन्वर्स। द्रवों में लंदन बल किसमें पाया जाता है? द्रवों में लंदन बल किसमें पाया जाता है? हाइड्रोजन बंधीय अणुओं में। अगला प्रश्न है, अणुओं का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलाव। वाष्प अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदलाव क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन अणुओं का वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलाव कहलाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जल, एथेनॉल तथा डाई इथाइल
डाई इथाइल ईथर का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, 78.5 डिग्री सेल्सियस और 34.6 डिग्री सेल्सियस हैं, इनके अंतराण्विक बल का क्रम होगा। हम सभी जानते हैं कि क्वथनांक जो होता है, जिसका क्वथनांक जितना ज़्यादा होगा उसका अंतराण्विक बल उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि जल का क्वथनांक सबसे ज़्यादा दिया गया है, इसलिए जल का अंतराण्विक बल भी सबसे ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है, किस द्रव की श्यानता सबसे अधिक होती है? किस द्रव की श्यानता सबसे अधिक होती है? ग्लाइकोल। ग्लाइकोल ऐसा द्रव है जिसकी श्यानता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, जल के अणु आपस में किस बंध द्वारा संगठित रहते हैं? जल के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा संगठित रहते हैं। ताप बढ़ने के साथ द्रव का बहाव, ताप बढ़ने के साथ द्रव की जो श्यानता होती है वो घट जाती है, जिसके कारण उसका बहाव बढ़ जाता है। ताप बढ़ने के साथ द्रव का बहाव बढ़ जाता है क्योंकि उसकी श्यानता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, ऊंचे स्थानों पर पानी कम ताप पर उबलता है क्योंकि वहाँ वातावरणीय दबाव कम होता है। वातावरणीय दबाव उच्च होता है। जल में दुर्बल हाइड्रोजन बंध होता है। जल शुद्ध रूप में वहाँ पाया जाता है। तो ऊंचे स्थानों पर वातावरणीय दबाव ज़्यादा होता है, अर्थात उच्च होने के कारण पानी का क्वथनांक घट जाता है, जिसके कारण पानी कम ताप पर ही उबलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया गया था। ये तो सभी को पता होगा, मोजले ने सन 1913 में दिया था, जिसके अनुसार क्या था, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 2, 8, 18, 32, अर्थात तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी? 18। अगला प्रश्न है, तत्व कैलिफोर्नियम किस श्रेणी में आता है? तत्व कैलिफोर्नियम यदि आवर्त सारणी को देखें तो किस श्रेणी में आता है? एक्टिनाइड श्रेणी में। एक्टिनाइड श्रेणी आवर्त सारणी में सबसे नीचे दी गई है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के एक ही समूह के तत्व रखते हैं समान संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ये तो सभी को पता होगा, आवर्त सारणी के एक ही समूह के तत्वों की संयोजकता सभी की समान होती है। अगला प्रश्न है, पीबी पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4d10 5s2 है, यह किस आवर्त के अंतर्गत आता है? 5s2 है तो किस आवर्त के अंतर्गत आएगा? पंचम आवर्त। अगला प्रश्न है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 56 है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो sp तो कहाँ से शुरू होता है? इसका आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? तो यह किस ब्लॉक के अंतर्गत आएगा? F ब्लॉक पर जाकर रुकेगा तो F ब्लॉक के अंतर्गत आएगा। 1s2 2s2 2p6 ऐसे करके जब हम इसको लिखते हैं तो आवर्त सारणी के F ब्लॉक में रुकता है, तो इसलिए F ब्लॉक में आता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। ये तो सभी को पता होगा, आवर्तों की संख्या 7 होती है। अगला तथा समूहों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ रूप में आवर्तों की संख्या 7 होती है और समूहों की संख्या 18 होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा परमाणु क्रमांक का युग्म एक ही समूह के तत्वों को प्रदर्शित करता है? अब हम इनका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे, जो भी हमारा मैच होगा वही आंसर सही होगा। यदि 13 और 31 देखें, ऑप्शन नंबर सी, तो 13 को जब हम लिखते हैं तो क्या होता है? 2, दूसरा क्या होगा? 8 और तीसरा क्या होगा? 3। और जब हम 31 को लिखते हैं तो क्या होता है? 2, 8, 18 और 3। तो
दोनों के लास्ट में क्या है 3 है, तो इसलिए दोनों के क्या होंगे परमाणु क्रमांक का युग्म एक ही समूह के तत्वों को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। हमारा फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है फॉर्मूला तत्वों की संख्या ज्ञात करने का 2n²। अब आवर्त कौन सा है चौथा, तो 4 चौक 16 दूनी 32, तो आंसर होगा हमारा 32। अगला प्रश्न है प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक प्रकृति, प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। और यदि ऊपर से नीचे जाएं वर्ग में समूह में वर्ग में यदि ऊपर से नीचे जाएं तो यह बढ़ती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है। सबसे प्रबल अम्लीय ऑक्साइड यदि देखें तो AS2O5। अगला प्रश्न है लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध प्रकट करता है, मैग्नीशियम के साथ। अगला प्रश्न है अक्रिय गैस की परमाणुीयता होगी, अक्रिय गैस की परमाणुीयता हमेशा 1 होती है। सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है, कौन सा तत्व है, पोटेशियम के। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 29। आवर्त सारणी में 100वां तत्व किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। आवर्त सारणी में 100वां तत्व फर्मी वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं, जो मोजले ने बताई है परमाणु क्रमांक के। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है क्षारीय मृदा धातु है, क्षारीय मृदा धातु है बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आगे के प्रश्न जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।